आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 18वां भाग लेके आ रहे हैं, जो कि आपके बेहतरीन किताबों का निचोड़ होता है। यहाँ पे हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन कवर करते हैं, तो आपके जो भी हाई लेवल के एग्जाम होंगे उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप चाहते हैं इसे हिंदी में पढ़ना या फिर इंग्लिश में, या फिर अगर आप इसको PDF के रूप में चाहते हैं तो इस ऐप पे जाइए। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक से अधिक बार प्रधानमंत्री कौन कौन नियुक्त हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक ये प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी भी एक से अधिक बार रही। गुलजारी लाल नंदा, ये भी एक से अधिक बार रहे और ये कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे 2 बार। अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी 2 बार रहे। मनमोहन सिंह, ये भी 2 बार रहे। मनमोहन सिंह के अगर आप देखेंगे तो ये 2004 से लेकर 2014 तक थे। उसी तरह नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर के 2014 में इलेक्ट हुए और फिर 2019 में भी इलेक्ट हुए। दोनों बार इनका जो लोकसभा का क्षेत्र था ये था वाराणसी उत्तर प्रदेश। भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई, मतलब कि जब ये प्रधानमंत्री थे तभी इनकी मृत्यु हुई, लेकिन देश से बाहर हुई। ये हुई थी ताशकंद समझौते के समय। ये हैं लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। ये हैं चंद्रशेखर। देखिए ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में से लिया गया है, तो वहां पे जो विकल्प रहे होंगे उनमें से चंद्रशेखर सही था। अगला है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल के संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ, ये कौन थे? चौधरी चरण सिंह। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई भी व्यक्ति किसी को अगर प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो जरूरी है कि वो लोकसभा या फिर राज्यसभा इसका मेंबर हो। कई बार क्या होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को भी बना दिया जाता है जो इनमें से किसी का मेंबर नहीं है। जब किसी का मेंबर नहीं है तो जरूरी नहीं कि उनको संसद में हाजिर होना हो। हालांकि एक कंडीशन है कि जब किसी भी सेशन के मेंबर नहीं होंगे तो उनको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन का मेंबर होना जरूरी होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो कब किया गया है? तो यह है आर्टिकल 352। देखिए 352 की मतलब इसमें किस बारे में बात की गई है? तो यह है आपातकाल के संबंध में। आपके संविधान में 3 आपातकाल के बारे में बताया गया है, 352, 356 और 360, जिसमें 356 राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन। अगला है कि भारत के केंद्रीय मंत्री कौन कौन रहे? तो देखिए ये हैं BP सिंह, RK वेंकटरमण, YB चौहान और प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी आप देखेंगे कि ये प्रेसिडेंट भी रहे। अगला क्वेश्चन है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? तो यह है PV नरसिम्हा राव। मनमोहन सिंह के संबंध में सही कथन है। तो मनमोहन सिंह पूर्व वित्त मंत्री हैं। 91-92 में ये गवर्नर भी रहे और IMF में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और ये भारत के 10 साल प्रधानमंत्री भी रहे, 2004 से लेकर के 2014 तक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पर आपको बताना होता है कि क्या दोनों सही है या फिर कोई एक या फिर दोनों में से एक सही है। अगर दोनों सही है तो दोनों में से क्या एक दूसरे को से रिलेशन है या फिर नहीं है। कथन है कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। मतलब कि मंत्री जो मंत्रिमंडल होता है ये नीति बनाता है और जो लोक सेवक मतलब कि जो सरकारी नौकरी करते हैं उनको लागू करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तराधित्व का सिद्धांत कार्य करता है। ये भी बिल्कुल सही है। संसदीय सिस्टम में जो भी मंत्री होते हैं ये उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के। लेकिन अब ये देखिए तो दोनों सही तो है लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अगला है कि भारत संघ में मंत्री परिषद नियुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केवल लोकसभा के। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। बिल्कुल सही। होता क्या है कि कई बार जब किसी व्यक्ति को
मंत्री बनाना होता है और वो लोकसभा जीत करके नहीं आया है तो उस व्यक्ति को राज्यसभा से मंत्री बना दिया जाता है। तो ये दूसरा वाला सही है, यानी कि कथन गलत है और कारण सही है। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, बिल्कुल सही, क्योंकि उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं होता है, मतलब कि संविधान के अनुसार कोई पद नहीं बनाया गया उप प्रधानमंत्री के लिए। अगर किसी को उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो केवल यह एक राजनीतिक निर्णय है, यह एक संवैधानिक नहीं है। मतलब इस संविधान में वैसे किसी पद के बारे में बताया ही नहीं गया है। होता क्या है कि सरकारें क्या करती हैं कि उनको एक बढ़िया सा विभाग दे देंगी। जैसे उनको अगर केंद्र सरकार की बात करें तो उनको गृह मंत्री बना दिया जाएगा, गृह मंत्री बनाने के साथ साथ उनको उप प्रधानमंत्री कहा जाएगा। तो इस तरह एक ही व्यक्ति उप प्रधानमंत्री भी होगा और गृह मंत्री भी। तो यही सिस्टम यहाँ स्टेट वाले में भी लागू होता है। अगला है कि वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। दोनों सही है, लेकिन ए जो आर है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। मतलब कि उनको उप प्रधानमंत्री कहने का ये मतलब नहीं है कि उप प्रधानमंत्री के काम में हस्तक्षेप कर देंगे या फिर उनका आधा काम कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगला है कि संविधान संशोधन में से एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये 91वां संविधान संशोधन था। देखिए संविधान संशोधन होता है आर्टिकल 368 के थ्रू। पहले होता क्या था कि देखिए अगर हम बात करें लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा से अधिकतर लोग होते हैं, सरकारें बनती हैं, तो लोकसभा में 550 लोग होते हैं। अगर बहुमत की बात करें तो 272 प्लस की बात होती है, क्योंकि यहाँ पे केवल 545 सीटों पर इलेक्शन होता है। तो 272 प्लस अगर कोई पा गया तो उसका बहुमत हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कोई एक पार्टी 272 तक नहीं पहुंच पाती है। मान लीजिए कि कई पार्टियां हैं, बी, सी, डी, ई, इसने 100 पाया, इसने 90 पाया, इसने 95 पाया, इसने 80 पाया और इसने भी 70 पाया, बाकी और पार्टियां हैं। तो यहाँ पे जो 3 लोग हैं, ये लोग, इन लोगों ने मिलकर के सरकार बना लिया। अब आप देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका 285, तीनों का मिला करके 285 हो गया, और सरकार बनाने के लिए चाहिए 272, 72, 73, तो यहाँ पे 285 हो गया, तो इनकी सरकार बन जाती थी। लेकिन जब सरकार बनाने के बाद मंत्री बनाने की बात आती थी तो आप देखेंगे कि इन तीनों लोगों के सीट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, 10 और 5 का डिफरेंस है। होता क्या था कि इस पार्टी ने अपने पार्टी से 50 लोगों को मंत्री बना दिया, इनके भी 40 लोग बना दिए गए और इनके भी 40 लोग बना दिए गए। इसलिए बनाना पड़ता था क्योंकि सबको खुश रखना है। सबको खुश नहीं रखेंगे तो भाई पार्टी मतलब गठबंधन टूट जाएगा और सरकार चली जाएगी। तो अधिक से अधिक मंत्री बनाया जाता था, जैसे कि 5 उप मुख्यमंत्री हो गए, एक गृह मंत्री हो गए, एक उप गृह मंत्री हो गए, एक राज्य गृह मंत्री हो गए। मतलब जानबूझकर पद बनाए जाते थे कि सबको खुश रखा जाए। तो इससे क्या होता था कि भाई जब एक व्यक्ति को हम मंत्री बना देंगे तो उसको विशेष सुविधाएं मिलती हैं। तो इस तरह सरकार का जो राजस्व था बहुत ज़्यादा खर्च होता था। इसको लेकर के जो एक संविधान संशोधन किया गया ये था 91 नंबर का। इसमें कहा गया कि अब ये 15% से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि 550 का 15%, ठीक है, ये होगा लगभग 85, जो भी हो 84-85। तो अब क्या है कि ये जो भी होगा 84-85, मान लीजिए 84, तो इसमें प्रधानमंत्री को ऐड करके है। प्रधानमंत्री खुद को लेकर इतने ही लोगों को मंत्री बना सकते हैं, इसके बाहर मंत्री नहीं बना सकते हैं। तो ये सिस्टम लाया गया ताकि सरकार का कुछ राजस्व बच सके। अगला है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में सही है तो 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, अब तो बहुत ज्यादा हो गई है। आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है श्वेत पत्र। जब भी कोई मामला होता है तो विपक्ष की पार्टी कहती है कि श्वेत पत्र लाइए। अगला है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना आए या ना ही उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ये बताया गया आर्टिकल 257 में। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित था, तो ये था गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट के आधार पे। मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य
क्या होती हैं। जो सचिवालय मंत्रिमंडल होता है इसका काम क्या होता है, तो जो भी मंत्रिमंडल की बैठक होगी इसके लिए कार्य सूची बनाता है। बात हम सचिवालय ही कर रहे हैं। और इसके अलावा जो समितियां होती है उनमें सचिवालय सहायता देता है। सही सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे मतलब कि यहाँ पर तो सुमेलित है, परीक्षा में सुमेलित करने को बोला जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी जो समाधि स्थल है शांति वन है। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान ये किसने कहा था? ये किसका नारा है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद कब बनाया गया? ये था सन 1951। अगर आप देखेंगे 1947 में भले ही अंतरिम सरकार बन गई थी, लेकिन जब 1950 में संविधान लागू हो गया तब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और ये चुनाव इतना बड़ा था कि ये 2 साल में कंडक्ट हुआ। उसी समय एक संसदीय सचिव का पद बनाया गया था। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? यह है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का काम होता है भारत सरकार को डिफेंड करना हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद कौन धारण करता है? यह है महान्यायवादी। यही सेम सिस्टम आपको देखेंगे कि राज्यपालों पर भी लगता है। भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? यह है भारत के राष्ट्रपति। ये सारे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन कई बार पूछे गए हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसको है? यह है महान्यायवादी को। मतलब कोर्ट में महान्यायवादी सरकार का पक्ष रखता है। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के विषय में क्या सही है? वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। उनमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती हैं। देखिए महान्यायवादी के बारे में कहा जाता है कि ये चाहें तो लोकसभा में बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वाद विवाद भी कर सकते हैं, लेकिन जब वोटिंग की बात आएगी तो ये मतदान नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लोकसभा के लिए नहीं चुने गए हैं। इनको वही सारी सुविधाएं मिलती हैं जो कि एक कैबिनेट मंत्री को मिलती है। संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। यह है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। देखिए अभी इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे थे। ये बैठ सकते हैं चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, लेकिन वोट देने का अधिकार इनको किसी में नहीं है। जो भारत का महान्यायवादी होता है लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, किसी समिति का सदस्य हो सकता है और लोकसभा में बोल सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये काफी टफ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो ये न्यायिक सलाहकार होता है या फिर कानूनी सलाहकार होता है भारत सरकार का। अगला है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने का काम किसका होता है? ये होता है एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता का। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये हमेशा प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। बात हो रहा है कैग की। कैग का काम होता है सरकार के खर्चों को ऑडिट करना और इनकी नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत होती है। जो भी ये ऑडिट करेंगे रिपोर्ट ये हमेशा प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं और प्रेसिडेंट उसे पार्लियामेंट में रखवाता है। अगला है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, तो यह है आर्टिकल 148। अभी हमने आपको यहाँ पे बताया। भारत के नियंत्रक और महालेखा के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है कहाँ पे? अभी हमने आपको बताया कि ये हमेशा प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में रखेगा, तो ये डायरेक्ट पार्लियामेंट में नहीं रख सकते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। ये एक संवैधानिक पद है। अगला है कि जो कैग होते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, ये कितने साल के लिए नियुक्त होते हैं? ये होते हैं 6 साल के लिए। इनकी नियुक्ति हमेशा और हमेशा प्रेसिडेंट करता है और इनका जो वेतन होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है। सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज किसी मतलब सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं होते हैं, उसी तरह ये भी सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो जाते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। मतलब कैग को हटाना है तो आपको महाभियोग लाना पड़ेगा। महाभियोग का वाला सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। चलिए बता दीजिए मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है? मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है ये आप हमें बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में।
भारत के नियंत्रक और महालेखा एक मित्र और मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति का। देखिए लोकसभा और राज्यसभा में कई सारी समितियां बनती हैं, तो जो कैग होते हैं लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पालन किया जाता है। देखिए यहाँ पे हम लाइन से कवर कर रहे हैं, इसीलिए आपको एक चीज़ें कई बार दिख रही होंगी, लेकिन जो भी यहाँ से हम कवर करेंगे इसके बाद आपका कुछ नहीं बचेगा। इससे आसान वाले अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो हमारी जो लुसेंट और स्पीडी वाली सीरीज है आप उन्हें देख सकते हैं। सारी वीडियो और पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है कि भारत का जो कैग होता है इसके द्वारा क्या पालन किया जाता है। देखिए हम आपको अलग से बता दें कि कैग की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। 6 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है। ये जो भारत सरकार का खर्च होता है, जो भी लोग से लेखा होते हैं उनको ऑडिट करता है। जो भी ये ऑडिट करेगा वो हमेशा और हमेशा प्रेसिडेंट के पास रखते हैं। प्रेसिडेंट का काम होता है उसे पार्लियामेंट में रखवाना। ये लोकसभा या राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट देने का उनको अधिकार नहीं है। ये लोकसभा या राज्यसभा में टिक्का टिप्पणी भी कर सकते हैं। ये सीएजी के बारे में बताया जाता है। लोक लेखा समिति के बैठकों में ये उपस्थित होते हैं, ये भी सीएजी के बारे में बताया गया है। अगला है कि सीएजी के मतलब कि और भी अलग अलग काम क्या है। देखिए सीएजी जो भी भारत सरकार की लोक लेखा समिति वाली काम होते हैं उन पे विचार विमर्श करता है, समिति को अपना राय देता है। जो भी जांच करता एजेंसी होती है उनसे सरकार के जो भी प्रतिवेदन होते हैं उनके बारे में भी आरोप दाखिल कर सकता है। इसके अलावा जो कैग होता है इसकी नियुक्ति हमेशा और हमेशा प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, लेकिन उनको हटाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। और संसद उन्हें कैसे हटाएगा? महाभियोग के द्वारा। महाभियोग में क्या होता है कि दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, उनके खिलाफ बिल पास करानी होती है, वो भी 2/3 मेजोरिटी के साथ। अग्रता क्रम में इनका सही क्रम देखिए, मतलब कि पावरफुल मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव। कौन ज्यादा पावरफुल है ये बताया गया है। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है मंत्रिमंडल सचिव। लोक निधि का अभिभावक किसको कहा जाता है? सीएजी को। सीएजी हमेशा लोक निधि का अभिभावक होता है, मतलब कि जनता के पैसे की देख रेख करता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप पे जाइए, यहाँ जाकर आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ पाएंगे और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।